हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी जीके क्लासेज। आज इस वीडियो में हम रक्त परिसंचरण तंत्र से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि नीट, आरपीसी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, एनटीपीसी, एसएससी, रेलवे ग्रुप डी, पटवार और जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। रक्त परिसंचरण तंत्र से संबंधित टोटल 100 क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें से 50 क्वेश्चन इस वीडियो के अंतर्गत और 50 क्वेश्चन आपका आने वाला जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें देखेंगे। इस प्रकार से कुल क्वेश्चन हो जाएंगे 100 और जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं उनमें इन 100 क्वेश्चनों के अलावा आपको एक भी क्वेश्चन बाहर से देखने को नहीं मिलेगा। कहने का मतलब है कि जो भी क्वेश्चन रक्त परिसंचरण तंत्र से संबंधित आएगा वो इन 100 क्वेश्चनों से ही आएगा। तो इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखिए और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रक्त परिसंचरण का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है, यानी विज्ञान की शाखा वह कौन सी है जिसमें रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया जाता है। फर्स्ट है हीमेटोलॉजी, सेकंड है एंजियोलॉजी, थर्ड है मायोलॉजी और फोर्थ है ओंकोलॉजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, यानी एंजियोलॉजी के अंदर रक्त परिसंचरण का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजियोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन। या तो ये कह सकते हैं हम कि रक्त परिसंचरण तंत्र का जनक किसे कहते हैं, या फिर एंजियोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन फर्स्ट है कार्ल लैंडस्टीनर, सेकंड है वीनर, थर्ड है विलियम हार्वे और फोर्थ है रॉबर्ट हुक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि विलियम हार्वे को एंजियोलॉजी या फिर रक्त परिसंचरण तंत्र का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का यानी कि रुधिर का अध्ययन किया जाता है। रुधिर का अध्ययन किसमें किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है फाइकोलॉजी में, सेकंड है माइकोलॉजी में, थर्ड है हीमेटोलॉजी में और फोर्थ है इकोलॉजी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, यानी हीमेटोलॉजी में रुधिर का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो एक सामान्य व्यक्ति में रुधिर की मात्रा कितनी होती है। ऑप्शन फर्स्ट है 5 लीटर, सेकंड है 4 लीटर, थर्ड है 7 लीटर और फोर्थ है 8 लीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी एक सामान्य व्यक्ति में रुधिर की मात्रा होती है 5.5 लीटर देखने को मिलती है। तो इसका अप्रोक्सीमेटली जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि 5 लीटर रुधिर है वो सामान्य व्यक्ति में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति में रुधिर की मात्रा उसके कुल भार किसी व्यक्ति में रुधिर की मात्रा उसके कुल भार का लगभग कितने प्रतिशत होती है, यानी कि टोटल उसमें जो वजन होता है उसका कितना प्रतिशत रुधिर होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट है 2 से 3%, सेकंड है 3 से 4%, थर्ड है 7 से 8% और फोर्थ है 10 से 12%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि 7 से 8% है वो जो कुल उसका वजन है उसका 7 से 8% भार है वो होता है रुधिर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर के पीएच कितना होता है, यानी कि पीएच मान कितना होता है रुधिर का। बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ऑप्शन फर्स्ट है 6.8, सेकंड है 7, थर्ड है 7.4 और फोर्थ है 6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि 7.4 पीएच होता है रुधिर का। तो ये हल्का क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर किस प्रकार का उत्तक होता है। ऑप्शन फर्स्ट है उपकला उत्तक, सेकंड है कंकालीय उत्तक, थर्ड है तरल संयोजी उत्तक और फोर्थ है पेशी उत्तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि तरल संयोजी उत्तक होता है रुधिर। तो ये संयोजी उत्तक इस प्रकार से हो जाए कि हमारे पूरे शरीर को जोड़ने का कार्य करता है रुधिर। सभी भागों में ये जितने भी हमारे जो आवश्यक पदार्थ हैं उनको कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर का सर्वाधिक भाग कौन बनाता है। ऑप्शन फर्स्ट है प्लाज्मा, सेकंड है आरबीसी, थर्ड है डब्ल्यूबीसी और फोर्थ है प्लेटलेट्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि प्लाज्मा है वो रुधिर का सबसे अधिक भाग बनाता है। देखो इसमें रुधिर की बात करें तो इसे हम 2 भागों में बांटते हैं। एक भाग हो जाएगा प्लाज्मा और सेकंड हो जाएगा ब्लड सेल्स या ब्लड कॉर्पसल्स। तो प्लाज्मा ये लगभग 55% भाग बनाता है रुधिर का
और ब्लड कॉर्पसल्स होती है 45% भाग बनाता है। इस 45 में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ये तीनों इसी में आती है ब्लड कॉर्पसल्स में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, यानी कि प्लाज्मा है वो रुधिर का सर्वाधिक भाग बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा बनाता है? तो ये भी हमने बात की थी पीछे, एक 45% भाग है वो प्लाज्मा बनाता है रुधिर का, जबकि 55% भाग है वो प्लाज्मा होता है रुधिर का, और 45% भाग में ब्लड कॉर्पसल्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा में जल की मात्रा होती है? ऑप्शन फर्स्ट है 70 से 72%, सेकेंड है 80 से 90%, थर्ड है 8 से 10% और फोर्थ है 90 से 92%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, यानी कि 90 से 92%, यानी कि प्लाज्मा में 90 से 92% क्या होता है? जल होता है। इसके अलावा हम बात करें, इसमें कार्बनिक पदार्थ भी होते हैं, प्रोटीन्स भी होता है, ग्लूकोज भी होता है, वसा भी होती है, सभी पदार्थ इसमें प्लाज्मा में पाए जाते हैं, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में जल होता है इसमें 90 से 92%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रोटीन को प्रतिस्कंदक प्रोटीन कहा जाता है या प्रतिस्कंदन प्रोटीन के नाम से जाना जाता है? तो प्रतिस्कंदन प्रोटीन का एक बार अर्थ देख लेते हैं कि प्रतिस्कंदन का मतलब क्या होता है। प्रति मतलब स्कंदन को रोकने वाली जो प्रोटीन है वो कौन सी है? ऑप्शन फर्स्ट है प्रोथ्रोम्बिन, सेकंड है फाइब्रिनोजन, थर्ड है हिपेरिन और फोर्थ है एल्बुमिन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, यानी कि जो हमारी ब्लड वाहिनियों में जो रक्त जमता नहीं है, लगातार बहता रहे, तो वो इसी हिपेरिन के कारण होता है, क्योंकि ब्लड वाहिनियों में ब्लड के अंदर हिपेरिन पाया जाता है जो रक्त को जमने से रोकता है। और इसी प्रकार से दो प्रोटीन दे रखी ऊपर, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, ये इस प्रकार की प्रोटीन होती है, ये दोनों ही प्रोटीन रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है। तो इस प्रकार से दोनों क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं। एक तो वो प्रतिस्कंदन प्रोटीन कौन सी होती है? हिपेरिन, जो स्कंदन को रोकती है, और प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन वे प्रोटीन होती है जो रुधिर के थक्के जमाने में सहायता करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है? निम्न में से कौन सी प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है? तो ये अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही बात की थी। ऑप्शन फर्स्ट है प्रोथ्रोम्बिन, सेकंड है फाइब्रिनोजन, यानी कि ये दोनों ही प्रोटीन हो जाएंगी, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन जो दोनों ही प्रोटीन हो जाएंगे जो रुधिर का थक्का जमाने में सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रोटीन मानव शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करती है? यानी ऐसी कौन सी प्रोटीन है जो शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करती है? तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा एल्बुमिन, सेकंड है ग्लोबुलिन, थर्ड है हिपेरिन और फोर्थ है ग्लोबिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, यानी कि ग्लोबुलिन जो प्रोटीन होती है, देखो ऐसे नाम सुना होगा इम्यूनोग्लोबिन, इम्यूनोग्लोबिन नाम सुना, वो इसी के बने होते हैं ग्लोबिन प्रोटीन के। तो यही प्रोटीन होती है ग्लोबुलिन प्रोटीन जो शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है? तो प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी प्रोटीन होती है? ऑप्शन फर्स्ट है एल्बुमिन, सेकंड है ग्लोबुलिन, थर्ड है केसिन और फोर्थ है ग्लोबिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि एल्बुमिन प्रोटीन है वो प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन है। केसिन प्रोटीन कौन सी होती है? ये दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन है। तो हमारे दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? केसिन प्रोटीन पाई जाती है। जबकि दूध में शर्करा पूछ ले तो कौन सी हो जाएगी? लैक्टोज शर्करा हो जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक है? अभी हमने बात की थी कि रक्त का थक्का जमाने में प्रोटीन्स की बात की थी, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन वे प्रोटीन होती है जो रक्त का थक्का जमाने में सहायता करती है। अब हमें इसमें पता करना है कि विटामिन कौन सा होता है जो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। ऑप्शन फर्स्ट है फिलोक्विनोन, सेकंड है थायामिन, थर्ड है कैल्सिफेरॉल और फोर्थ है टोकोफेरॉल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि विटामिन के होता है जिसका रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। तो ये विटामिन होता है जो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा तत्व रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है? तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा कैल्शियम, सेकंड है मैग्नीशियम, थर्ड है सोडियम, फोर्थ है पोटेशियम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, यानी कि कैल्शियम क्या करता है? रक्त का थक्का जमाने में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सी प्रोटीन का निर्माण यकृत में होता है? तो ये हम जानते हैं अधिकांश प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। तो इनमें से कौन सी ऐसी प्रोटीन है जिनका निर्माण यकृत में होता है? ऑप्शन फर्स्ट है हिपेरिन, सेकंड है प्रोथ्रोम्बिन, थर्ड है फाइब्रिनोजन और फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ यानी कि द उपयुक्त सभी। ये सभी प्रोटीन है जिनका निर्माण यकृत में होता है। हिपेरिन क्या करती है? ब्लड को जमने से रोकती है ब्लड वाहिनियों में। और प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन इस प्रकार की प्रोटीन होती है जो ब्लड का थक्का जमाने में सहायता करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कॉर्पसल्स या हिंदी में कहते हैं लाल रक्त कणिकाएं का निर्माण मानव शरीर में कहाँ होता है? ऑप्शन फर्स्ट है अस्थि मज्जा में, सेकंड है थाइमस ग्रंथि में, थर्ड है लार ग्रंथि में और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी कि अस्थि मज्जा या बोन मेरो में आरबीसी का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान करना है हमें। एक तरफ रक्त कणिकाएं दे रखी हैं और एक तरफ उनके रासायनिक नाम दे रखी हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पसल्स। तो इसे हम रासायनिक रूप से बात करें तो इसे इरिथ्रोसाइट कहते हैं। तो फर्स्ट वाला सेकंड इससे मिलेगा इरिथ्रोसाइट। फिर बात करते हैं सेकंड डब्ल्यूबीसी की वाइट ब्लड कॉर्पसल्स। वाइट ब्लड कॉर्पसल्स को कहते हैं हम ल्यूकोसाइट। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स की बात करें तो प्लेटलेट्स को हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइट या बिम्बाणु कहते हैं इन्हें। और लास्ट में दे रखा है बाइकार्बोनेट। तो बाइकार्बोनेट जो कि मिला हुआ पहले से। तो इस मिलान के क्वेश्चन से आपके लगभग 4 क्वेश्चन इनमें से मिल गए कि आरबीसी है जिनका रासायनिक नाम इरिथ्रोसाइट हो जाएगा, डब्ल्यूबीसी है इसे हम ल्यूकोसाइट कहते हैं, प्लेटलेट्स हैं इसे हम थ्रोम्बोसाइट कहते हैं और ये नीचे बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो आपको इनमें से 4 कथन दे रखे हैं। 4 कथन में से एक कथन इस प्रकार का जो क्या है गलत है, असत्य है। तो ऑप्शन फर्स्ट की बात करते हैं कि भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत में होता है। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनमें से छोटे क्वेश्चन भी इसमें से बन सकता है कि भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। ये तो एकदम से राइट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक अब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है, लेकिन ऊंट व लामा की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और बिल्कुल सही है। और ये इस पॉइंट से भी क्वेश्चन आपके अलग से बन सकता है कि ऐसे कौन से स्तनधारी हैं जिनमें आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। तो इसमें अपवाद स्वरूप कौन से हो जाएंगे? ऊंट व लामा हो जाएंगे जिनमें क्या होता है आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, जबकि सामान्यतः जो स्तनधारी होते हैं उनमें आरबीसी में केंद्रक अब्सेंट होता है। नेक्स्ट है मनुष्य की आरबीसी का आकार द्विवी अवतलाकार होता है। ये भी बिल्कुल सही है। फोर्थ ऑप्शन की बात करें कि आरबीसी का जीवन काल 160 दिन का होता है, ये एकदम से ये बिल्कुल गलत है क्योंकि आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। तो ये आपको चारों पॉइंट ध्यान में रखने हैं कि भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत में होता है, स्तनधारियों में आरबीसी में जो केंद्रक होता है सामान्यतः अब्सेंट होता है, लेकिन ऊंट व लामा की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। मनुष्य की आरबीसी का आकार द्विअवतलाकार होता है और ये लास्ट वाला गलत था। तो इसका सही आपको ध्यान में रखना कि आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है? ऑप्शन फर्स्ट है मेंढक में, सेकंड है सर्पों में, थर्ड है मनुष्य में और फोर्थ है कस्तूरी हिरण में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी मेंढक में आरबीसी है वो सबसे बड़ी होती है, जबकि सबसे छोटी आरबीसी कस्तूरी हिरण में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुषों में आरबीसी की संख्या होती है। ऑप्शन फर्स्ट है 5 मिलियन, ऑप्शन फर्स्ट है 3 मिलियन, सेकंड है 5 मिलियन, थर्ड है 7 मिलियन और फोर्थ है 50 मिलियन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड यानी कि 5 मिलियन कह दें या फिर 50 से 55 लाख ये आंकड़ा होता है आरबीसी जो पुरुषों में सामान्यतः पाई जाती है, जबकि महिलाओं में आरबीसी की संख्या हो जाएगी 45 से 50 लाख। पुरुषों में होती है 50 से 55 लाख और महिलाओं में 45 से 50 लाख होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य की आरबीसी का जीवन काल होता है। ये देखो अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में ये बात की थी। ऑप्शन फर्स्ट 120 दिन, तो यही हो जाएगा इसका राइट, क्योंकि अभी हमने जो पीछे वाला जो क्वेश्चन था उसमें मैंने बताया था आपको कि 120 दिन है वो आरबीसी का जीवन काल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीसी की कमी से
होने वाला रोग है? आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन फर्स्ट है पॉलीसाइथेमिया, सेकंड है एनीमिया, थर्ड है ल्यूकेमिया और फोर्थ है ल्यूकोपेनिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, यानी एनीमिया रोग है वो आरबीसी की कमी से होता है। इसके अलावा ये ल्यूकेमिया की बात करें तो ये डब्ल्यूबीसी की जब कमी हो जाती है शरीर में, तो डब्ल्यूबीसी की कमी से होने वाला रोग कौन सा हो जाएगा? ल्यूकेमिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है प्लीहा या तीली को, सेकंड है लार ग्रंथि को, थर्ड है थाइमस ग्रंथि को और फोर्थ है अग्नाशय ग्रंथि को। तो इसका सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा कि प्लीहा को क्या कहते हैं हम? आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं और प्लीहा को ही आरबीसी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्लीहा हो जाएगा, या तिल्ली से हिंदी में कहते हैं। प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। और इसका एक क्वेश्चन यहाँ से और बन सकता है कि ब्लड बैंक या रुधिर बैंक किसे कहते हैं? तो यही होती है तिल्ली या प्लीहा, जिसे ब्लड बैंक या रुधिर बैंक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है एक प्रकार की प्रोटीन है, सेकंड है श्वसन वर्णक है, थर्ड है दोनों है और फोर्थ है एंटीजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि ये एक प्रकार की प्रोटीन भी है, क्योंकि हीमोग्लोबिन को हम दो भागों में तोड़ते हैं, एक तो हीम हो जाएगा, हीम ग्रुप हो जाएगा, एक ग्लोबिन हो जाएगा। तो ग्लोबिन जो होता है ये क्या होता है? प्रोटीन वाला भाग होता है। इसके बाद में बात करें तो ये श्वसन वर्णक के रूप में भी कार्य करता है, क्योंकि श्वसन के समय जो ऑक्सीजन होती है वो इसी हीमोग्लोबिन के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुषों में हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है। ऑप्शन फर्स्ट है 12 से 16 ग्राम प्रति 100 ml, सेकंड है 12 से 14 ग्राम प्रति 100 ml और थर्ड है 18 ग्राम प्रति 100 ml और फोर्थ हो जाएगा 8 से 10 ग्राम प्रति 100 ml। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि पुरुषों की बात करें तो उनमें हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है 12 से 16 ग्राम प्रति 100 ml। 100 ml रक्त में पाया जाता है 12 से 16 ग्राम। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में हो जाएगी 12 से 14 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा रक्त का लाल रंग किस धातु के कारण होता है? ऑप्शन फर्स्ट है क्यूप्रस, सेकंड है क्यूप्रिक, थर्ड है फेरिक और फोर्थ हो जाएगा फेरस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, यानी कि फेरस Fe+2। इस धातु के कारण क्या होता है? रक्त का लाल रंग होता है। ये हीमोग्लोबिन में पाई जाती है। और एक आता है हीमोसाइनिन, वो भी आपको ध्यान में रखना। हीमोसाइनिन में क्या होता है? कॉपर धातु होती है, जबकि हीमोग्लोबिन में आयरन या लोह धातु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? अभी हमने पीछे बात की थी। ऑप्शन फर्स्ट है केसिन, सेकंड है एल्बुमिन, थर्ड है ग्लोबिन, फोर्थ है हिपेरिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्लोबिन। नेक्स्ट 30 नंबर का क्वेश्चन है एक हीमोग्लोबिन का अणु अपने साथ कितने ऑक्सीजन अणुओं को बांधता है? यानी अभी हमने पीछे बात की थी ऑक्सीजन, जो हीमोग्लोबिन होता है ये श्वसन वर्णक के रूप में कार्य करता है। ये ऑक्सीजन को हमारे शरीर में ट्रांसफर में सहायता करता है या हेल्प करता है। इसमें ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा 2 अणु, सेकंड हो जाएगा 4 अणु और थर्ड हो जाएगा 6 अणु और फोर्थ हो जाएगा 8 अणु। एक हीमोग्लोबिन का अणु है वो 4 ऑक्सीजन अणुओं का परिवहन करता है या बांधता है। देखो हीमोग्लोबिन में क्या होती है? 4 श्रृंखलाएं होती हैं, 2 अल्फा श्रृंखलाएं होती है और 2 ही बीटा श्रृंखलाएं होती हैं। तो 2 अणु तो ये बांध लेती है ऑक्सीजन के, और 2 अणु ये दोनों श्रृंखलाएं मिलकर ऑक्सीजन के बांध लेती है। तो इस प्रकार से टोटल 4 अणुओं का परिवहन किया जाता है एक हीमोग्लोबिन के अणु के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है? देखो सामान्यतः जो बच्चे होते हैं वो सुनते हैं कि जो लाल रंग होता है, सामान्यतः हम बोलते भी हैं कि रुधिर का लाल रंग किस कारण से होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण से होता है। इस कारण कई बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं, लेकिन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बैंगनी होता है। यानी हीमोग्लोबिन का लाल रंग है वो कब होता है? जब HbO2 यानी कि हीमोग्लोबिन ऑक्साइड जब बनता है तब हीमोग्लोबिन का लाल रंग होता है। और सामान्यतः जो हीमोग्लोबिन होता है ये बैंगनी रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या में या तो क्या होता है? या तो बढ़ती है या घटती है या अपरिवर्तित रहती है या पहले घटती है फिर बढ़ती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा कि जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो आरबीसी की संख्या क्या होती है? बढ़ती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मानव शरीर में WBC का उत्पादन कहाँ होता है? ऑप्शन फर्स्ट है अस्थि मज्जा में, सेकंड है थाइमस ग्रंथि में, और थर्ड है प्लीहा में, और फोर्थ उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, यानी कि WBC का अस्थि मज्जा में भी निर्माण होता है, थाइमस ग्रंथि में भी होता है और प्लीहा में भी होता है। लेकिन सामान्य बात करें तो अधिकतम है वो अस्थि मज्जा में WBC का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WBC का जीवन काल होता है। ऑप्शन फर्स्ट है 120 दिन, सेकंड है 8 से 10 दिन, थर्ड है 124 दिन, फोर्थ है 2 से 4 दिन। तो देखो 120 तो RBC का जीवन काल होता है, ये भी हमने पीछे बात की थी। तो WBC का जीवन काल कितना हो जाएगा? 2 से 4 दिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 का मिलान कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसमें से क्या होगी, कई कंसेप्ट आपकी क्लियर हो जाएंगी और 6-7 क्वेश्चन आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। फर्स्ट है, सबसे बड़ी RBC किसकी होती है? तो एक बार ऑप्शंस पढ़ लेते हैं हम। सबसे बड़ी RBC किसकी होती है? इनमें से जो अभी हमने पीछे बात की थी, मेंढक में सबसे बड़ी RBC पाई जाती है। नेक्स्ट है, सबसे छोटी RBC किसकी होती है? तो कस्तूरी हिरण है, उसकी RBC सबसे छोटी होती है। अगला है फिर, सबसे बड़ी WBC कोशिका कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी WBC मोनोसाइट होती है। सबसे छोटी WBC की बात करें तो लिम्फोसाइट होती है सबसे छोटी WBC। इसके बाद में हम बात करें तो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली WBC कौन सी होती है, यानी कि सबसे अधिक मात्रा में होती है, तो वो होती है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल क्या होती है? लगभग 62% होती है टोटल WBC की। तो सबसे अधिक सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले WBC कौन सी हो जाएगी? न्यूट्रोफिल हो जाएगी। नेक्स्ट है, सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाले WBC बेसोफिल हो जाएगी। एक बार फिर से देख लेते हैं इनको, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट नहीं है। सबसे बड़ी RBC कौन सी है? तो एम्फियोमा मेंढक में पाई जाती है। सबसे छोटी RBC कस्तूरी हिरण में पाई जाती है। सबसे बड़ी WBC मोनोसाइट होती है। सबसे छोटी WBC लिम्फोसाइट। सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले WBC न्यूट्रोफिल, और सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाले WBC है बेसोफिल। नेक्स्ट 36 क्वेश्चन की बात करते हैं कि WBC की संख्या होती है। ऑप्शन फर्स्ट है 6000 से 8000 प्रति घन mm। ऑप्शन सेकंड है 5 से 6 लाख प्रति घन mm। थर्ड है 50 से 55 लाख प्रति घन mm, और फोर्थ हो जाएगा 40 से 45 लाख प्रति घन mm। तो इसका सही आंसर की बात करें तो सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि ये कुछ बुकों में सामान्यतः बात करें तो 8 से 10 हज़ार भी दे रखी है और 6 से 8 हज़ार भी मिलता है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगी कि 6 से 8 हज़ार प्रति घन mm WBC की संख्या होती है, जबकि 50 से 55 लाख ये RBC की संख्या होती है। ये पुरुषों में होती है और ये महिलाओं में हो जाएगी। 40 से 45 या 45 से 50 कह सकते हैं हम। तो WBC की संख्या कितनी हो जाएगी? 6 से 8 हज़ार प्रति घन mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 है। WBC का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है रक्त का थक्का बनाने में सहायता, सेकंड है ऑक्सीजन के परिवहन में सहायता, और थर्ड है रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास अथवा संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की क्षमता प्रदान करना, और ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, यानी कि WBC जो होती है ये रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करती है और साथ में जो संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की क्षमता पैदा करती है हमारे शरीर में। रक्त का थक्का बनाने में सहायता ये कौन सी? ये प्लेटलेट्स होती हैं। ऑक्सीजन के परिवहन में सहायक ये RBC होती हैं। तो इस क्वेश्चन का यानी कि 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है 38। रक्त में RBC और WBC का अनुपात होता है। ऑप्शन फर्स्ट है 1:600, सेकंड है 600:1, और थर्ड हो जाएगा 3:2, फोर्थ हो जाएगा 2:3। तो देखो इसमें से कई क्या करते हैं, पहले ऑप्शन में ये मिल जाता है 1:600, तो ये टिक कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले हमें क्वेश्चन में देखना है कि कौन सा पहले लिखा गया है। तो पहले RBC लिखा गया है, तो हमें ये वाला हमारा क्वेश्चन सही बैठता है, क्योंकि RBC जब 600 होंगी तब एक कोशिका किसकी मिलेगी? WBC की मिलेगी। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 600:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब रक्त के अंदर WBC की मात्रा कम हो जाए तो ऐसी स्थिति में होने वाला रोग है। इसकी हमने पहले भी बात की है कि इस प्रकार के रोग को हम क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया कहते हैं, जिसे ब्लड कैंसर भी कहते हैं।
और ये किसकी कमी से होता है? ये WBC की कमी से होता है। और एनीमिया रोग RBC की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट का मुख्य कार्य क्या है? ये अभी हमने पीछे बात की थी, रक्त का थक्का नहीं बनने देना। सेकेंड है रक्त का थक्का बनाने में सहायता। और थर्ड है रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करना। और फोर्थ हो जाएगा ऑक्सीजन के परिवहन में सहायता। तो इसकी हमने बात कर ली है, WBC का कार्य है। और ऑक्सीजन में परिवहन ये RBC का कार्य है। रक्त का थक्का बनाने में सहायता ये प्लेटलेट्स का कार्य होता है, ये किसी का कार्य नहीं होता। रुधिर का थक्का नहीं बनने देना ये हिपेरिन कार्य करती है, जो एक प्रकार की प्रतिस्कंदक प्रोटीन होती है। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा 40 नंबर की क्वेश्चन का कि प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट का मुख्य कार्य क्या होता है? रुधिर का थक्का जमाने में सहायता करती हैं। नेक्स्ट है 41, रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाली कोशिका कौन सी है? यानी कि हमारे शरीर में जो कोई भी बैक्टीरिया वगैरह या रोग वगैरह हो जाए तो उनके खिलाफ लड़ने की क्षमता है वो कौन सी कोशिका इनमें से पैदा करती है? ऑप्शन फर्स्ट है RBC, सेकंड है न्यूट्रोफिल, थर्ड है लिम्फोसाइट और फोर्थ है प्लेटलेट्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि लिम्फोसाइट या जो लसीकाणु जो कोशिकाएं होती हैं ये क्या करती है? रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करती है, यानी कि एंटीबॉडी का निर्माण करती है, जो कि किसी प्रकार की जो डिजीज या एंटीजन हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो उसको नष्ट करने का कार्य इन्हीं लिम्फोसाइट कोशिकाओं के द्वारा होता है। ये सामान्यतः दो प्रकार की होती है, B लिम्फोसाइट और T लिम्फोसाइट। और ये एक प्रकार से बात करें तो ये जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स का HIV वायरस कौन सी WBC को नष्ट कर प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर बना देता है? तो पहले हमें एड्स का पूरा नाम पता होना चाहिए। तो एड्स का पूरा नाम हो जाएगा एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और एड्स का जो वायरस होता है इसका नाम हो जाएगा ह्यूमन इम्यूनो वायरस। एड्स का HIV वायरस कौन सी WBC को नष्ट कर प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर बना देता है? ऑप्शन फर्स्ट है मोनोसाइट, सेकंड है लिम्फोसाइट, थर्ड है न्यूट्रोफिल और फोर्थ है बेसोफिल। तो अभी हमने पीछे बात की कि जो इम्यून सिस्टम होता है, जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र होता है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन होता है? लिम्फोसाइट होती है। और इसी कारण से क्या करती है, जो वायरस होते हैं HIV वायरस, ये क्या करते हैं? इस लिम्फोसाइट को क्या कर देते हैं? नष्ट करके हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को हानि पहुंचाती है या कमज़ोर करती है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? लिम्फोसाइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है, यानी कि हीमोग्लोबिन है किसके साथ है वो सर्वाधिक जुड़ता है या सबसे अधिक जुड़ने की क्षमता है वो हीमोग्लोबिन की किसके साथ होती है? तो ऑप्शन फर्स्ट है ऑक्सीजन के लिए, सेकंड है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, थर्ड है कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए और फोर्थ है नाइट्रोजन के लिए। तो बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, यानी कि हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता की बात करें तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए होती है। और सामान्य आपने सुना भी होगा कि बंद कमरे में अंगीठी जब यानी कि अंगीठी जब जलाते हैं तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो जाता है और वो हमारे शरीर में क्या करती है? प्रवेश करके हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ करके हमारे शरीर में टॉक्सिक पदार्थ का निर्माण कर देती है। और इस कारण से सामान्यतः ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है और हमारी दम घुटने से वहाँ पर क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और ऐसा कह सकते हैं हम कि 300 गुना अधिक क्षमता होती है, ऑक्सीजन की तुलना में 300 गुना अधिक क्षमता होती है कार्बन मोनोऑक्साइड की हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त का लाल रंग किस कारण होता है? ये अभी हमने पीछे बात की, ये हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? मानव रक्त का लाल रंग होता है। हीमोग्लोबिन में दो समूह होते हैं, एक तो हीम होता है, एक ग्लोबिन होता है। ग्लोबिन क्या होती है? एक प्रोटीन होती है। हीम समूह में धातु पाई जाती है आयरन, और उसी आयरन के कारण क्या होता है? मानव रक्त का लाल रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व मौजूद होता है? ये अभी हमने पिछले वीडियो में बात की थी, पिछले क्वेश्चन में बात की थी। ऑप्शन फर्स्ट है कैल्शियम, सेकंड है लोहा या आयरन। तो यही आंसर हो जाएगा इसका, लोहा या आयरन। देखो कॉपर जो धातु होती है ये हीमोसाइनिन में पाई जाती है, इस कारण से हीमोसाइनिन से जो वर्णक होता है उसका रंग कैसा होता है? येलो, यानी कि नीला रंग होता है। जबकि हीमोग्लोबिन है इसका रंग तो बैंगनी होता है, लेकिन जो लोहा आयरन इसमें पाया जाता है इस कारण जब ये ऑक्सीजन से जुड़ती है उस समय इसका रंग कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। सामान्यतः हीमोग्लोबिन का रंग बैंगनी होता है और इसमें जो तत्व पाया जाता है वो होता है लोहा या आयरन।
मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है? ऑप्शन फर्स्ट है 80 से 120 मिलीग्राम प्रतिशत, सेकंड है 120 से 140 मिलीग्राम प्रतिशत, और थर्ड है 140 से 180 मिलीग्राम प्रतिशत, फोर्थ है 180 से 200 मिलीग्राम प्रतिशत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, यानी 180 से 200 मिलीग्राम प्रतिशत। इससे कम होने पर कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अधिक जो हो जाती है तो वो हमारे शरीर के लिए क्या हो जाती है? नुकसानदायक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रक्त का कितना प्रतिशत भाग रक्त कणिकाओं से बना होता है? ये क्वेश्चन हमने पीछे बात कर ली थी कि ब्लड में 55% भाग तो क्या होता है? प्लाज्मा होता है, और 45% भाग रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ऑप्शन फर्स्ट है रॉबर्ट हुक, सेकंड है कैरोलस लिनियस, थर्ड है विलियम हार्वे, और फोर्थ है कार्ल लैंडस्टीनर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, यानी कार्ल लैंडस्टीनर ने क्या किया था? रक्त समूह की खोज की थी, ब्लड ग्रुप की खोज की थी, और इन्होंने एंटीजेंस के आधार पर 4 ब्लड ग्रुप बांटे थे, ए, बी, AB और O। ये 4 ब्लड ग्रुप के बारे में इन्होंने बताया था कार्ल लैंडस्टीनर ने। अब बात कर लेते रॉबर्ट हुक, जिन्होंने कोशिका की खोज की थी, कैरोलस लिनियस, जिन्हें वर्गीकी का जनक कहा जाता, वर्गीकरण विज्ञान का, टेक्सोनोमी का, विलियम हार्वे, इसकी हमने पहले क्वेश्चन में बात की थी कि ये एंजियोलॉजी या रक्त परिसंचरण तंत्र का जनक है। नेक्स्ट 49 का क्वेश्चन है, रक्त समूह है AB वाले व्यक्ति में कौन कौन से एंटीजन पाए जाते हैं? यानी कि जो ब्लड ग्रुप AB है उनमें कौन से एंटीजन होते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है A एंटीजन, सेकंड है B एंटीजन, थर्ड है A व B दोनों एंटीजन, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि AB जो ब्लड ग्रुप है उसमें A और B दोनों एंटीजन होते हैं। देखो लैंडस्टीनर ने इन एंटीजन के आधार पर ब्लड ग्रुप को बांटा था, तो A एंटीजन A ब्लड ग्रुप में पाया जाता है, B एंटीजन B ब्लड ग्रुप में, और AB एंटीजन है वो AB ब्लड ग्रुप में पाया जाता है, जबकि जो O ब्लड ग्रुप होता है उसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 50 का, रक्त समूह O वाले व्यक्ति में कौन सा एंटीजन होगा? एंटीजन के बारे में पूछा कि कौन सा एंटीजन होता है रक्त समूह O में। तो अभी हमने पीछे बात की कि O में किसी प्रकार का कोई भी एंटीजन नहीं होता है, इसमें सिर्फ एंटीबॉडी पाई जाती है A और B। तो इसका सही आंसर ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा इनमें, यानी कि कोई नहीं, कोई भी एंटीजन इसमें नहीं पाई जाती रक्त समूह O में। इस प्रकार से आज इस वीडियो में हम कुल टोटल 50 क्वेश्चन हमने देखे हैं, जो कि हमारे जितने भी कंपटीशन एग्जाम है, साथ में नीट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।